हाँ हाँ। भारत से उस समय 7 स्कॉलरशिप होती थी, मुझे टॉप स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो मैं जी जी। फिलोसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए चला गया, और जब ऑक्सफोर्ड गया तो पीपीई भी किया, डिबेटिंग भी किया। तो साथ के वहां तो सारे वर्ल्ड नंबर 1 उस समय यूएन स्मिथ था, वर्ल्ड नंबर 2 था निक पेशेको, ये लोग, ये ऑक्सफोर्ड की फर्स्ट टीम थी उन दिनों डिबेटिंग की। ओके। तो मैं इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। और मैं मजाक करता हूँ कि भारत में मैं ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, लेकिन यूरोप में मैं नेताओं को जानता हूँ। दोनों में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? मीडियोकर है अपने लोग, मीडियोकर है ना, फिजिकली फिट है ना, इंटेलेक्चुअली वो है। हमें अथाह प्रेम है मीडियोक्रिटी से। आईपीएस में तो वो लोग हैं जो कि रोते हैं कि भैया, रोते कलप रहे हैं कि भैया कि 2 नंबर और होते तो आईएएस होते। पुलअप्स किए नहीं जाते, पुशअप्स किए नहीं जाते, रोंटों की तरह जो है ट्रेनिंग करते हैं, आधे तो हिजड़े हैं। तो मतलब सीपीओ को का भी कमांड आईपीएस के हाथ में है, और हमारे खुद के बैचमेट्स, हाफ ऑफ देम, आई वुड रादर बी डेड देन सर्व अंडर देम। दे आर यूजलेस, they can't even run, they can't shoot, they can't write, they can't speak. But that is the problem all across the civil services, not just IPS. IFS में लोगों को कुछ आता ही नहीं है। 100 लोगों की एम्बेसी इधर है, गधों की बारात है, एम्बेसडर डाउन टू the last diplomat with a few exceptions. So हम तो we are incompetent, and यूरोप के जो नेता हैं उसमें भी बहुत इनकॉम्पिटेंस है, एंड बहुत वो हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, बट ब्राइट जरूर हैं, एंड एट अ पर्सनल लेवल इंटेलेक्चुअली शार्प तो ज्यादा है। हंगर है ना, कंपटीशन है। One exam does not determine your future. You're only as good as your last debate, your last article. So your feet are always held to the fire. Now, obviously, पूरी जगह, पूरी दुनिया में पतन हुआ है, सिस्टम्स तो हर जगह क्रम्बल कर रहे हैं। वो हर, मेरे ख्याल से 7500 साल में होता है, ये दुनिया में दौर आता है। स्टेट्स क्रम्बल करते हैं, सिस्टम्स क्रम्बल करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाते हैं, तो कोलाहल का दौर आता है। वो तो आपको that is just the cycle of life. आपको हमने कुछ दस्तावेज भेजे थे, कुछ वीडियोस भेजे थे। कुड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू? It's awesome, interesting, हाँ, क्या बिल्कुल। आपकी एक क्या ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, जो मैं एक हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ कि अच्छे भारत के संकल्प से वो ऊर्जा प्रकट की जा सकती है कि हम अपने देश को ही बदल पाएंगे। जो एक हाइपोथेसिस है कि इस संकल्प शक्ति से भारत जो है वो पार्टी विहीन हो जाएगा, सभी राजनीतिक पार्टी एवं सभी राजनेता विलुप्त हो जाएंगे, और एक विकेंद्रीकृत नेतृत्व उभरेगा जो अच्छे भारत के प्रति संकल्पित होगा। देखिए, विचार अच्छे हैं, मुझे पता नहीं है संभव है कि नहीं। मैं तो इतिहासकार हूँ, इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। यही विकल्प सोवियत रूस ने भी लिया था कि स्टेटलेस सोसाइटी होगी। नहीं 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 नहीं, देखिए, नहीं, किसी मैं नहीं ने कह भी रहा आप स्टेटलेस कह रहे हैं, देखिए लेकिन पार्टी देखिए, उन्होंने भी। इट इज नॉट ए बारोड कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ना ये नहीं रूस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बोरोड है, मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम भी तो यही था एक तरह से। एवरीवन ड्रीम्स ऑफ अ यूनिफाइंग यूनिवर्सलिज्म, और यूनिवर्सल और जनरल, पर्टिकुलर का टेंशन तो हजारों साल का है ना, वो अलग अलग फॉर्म में अवतार लेता है। अच्छा, यदि अपन थोड़ी सी कॉन्क्रीट बातें पहले कर लें, जैसे हाँ हाँ अ, हमें जब स्वतंत्रता मिली, तो मैं इस हाँ हाँ। स्वतंत्रता तो कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने अपना तंत्र स्थापित किया ही नहीं। तो इट इज़ नॉट तो देखिए, स्वतंत्रता। मैं आपसे 100% सहमत हूं इसमें, क्योंकि आप वही कॉलोनियल सिस्टम, जिसको मेरा दोस्त हर्षन कुमार सिंघम, बहुत बढ़िया स्कॉलर है, एकेडमिक है, वो कहता है ईस्ट मिंस्टर सिस्टम। जो वाइसरॉय, जो तंत्र वाइसरॉय को दिया था सारी कॉलोनीज में शोषण करने के लिए, वही तंत्र जो न्यूली इंडिपेंडेंट लीडर्स थे, भले ही वो कीनिया के हों, इंडिया के हों, नाइजीरिया के हों,
वो सब वही सिस्टम्स आज तक चला रहे हैं। उसको ईस्टमिंस्टर नाम दिया है हर्षन ने। बिल्कुल ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, दैट इज वेरी करेक्ट, दैट इज नॉट ए। वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में था हाँ हाँ और ईस्टमिंस्टर कॉलोनी में था। उसका ये कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक थॉट में और इंटेलेक्चुअल थॉट में। बड़ा आदमी है वो, तो बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा सज्जन आदमी है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो कभी मिलेंगे उससे। वो रहता स्कॉटलैंड में है अब। ओके तमिल है, श्रीलंकन तमिल है वो। ओके जो इसकी परवरिश हुई न्यूजीलैंड में और उसके बाद अब वो पढ़ाता है स्कॉटलैंड में। और उसकी पत्नी पोलैंड से है। तो बड़ा मतलब विश्व देखा हुआ लड़का है। जैसे भारत का जब इंडिपेंडेंस फाइटिंग चल रही थी तो बहुत सारे जो फोर्सेस थे दे वेयर वर्किंग इन फेवर ऑफ दैट इंडिया शुड बी not under subjugation, should not borrow the concept, it should have its own systems, जिसको हम स्वावलंबी कह सकते हैं, जिसको हम जो हमारा ओरिजिनल सिस्टम था ग्राम स्वराज्य का, जिसे गांधी जी ने अपने सिद्धांत के बतौर कहने की कोशिश की, जो कि पूर्णतया गलत था, क्योंकि भारत पहले से ही एक ग्राम स्वराज्य था और उस ग्राम स्वराज्य की एक बृहद परिभाषा थी। ग्राम स्वराज्य उसे कहते थे जिसमें 36 जातियां और 72 कलाओं के लोग रहते थे। और जब तक वो ग्राम स्वराज्य नहीं कहलाता था, जब तक उसमें सभी जातियां और सभी कलाएं प्रफुल्लित ना हो रही हों। और यही कारण था कि यदि कोई जाति किसी कारण से विलुप्त होती थी तो ग्राम स्वराज्य के लोग, जहाँ पर उस जाति के लोग अवेलेबल रहते थे, उसके अच्छे लोगों को जो है ना विशेष आमंत्रण से अपने गांव में लाते थे और एक बृहद प्रोसेसन के तरह बड़ा पॉम्प एंड शो के साथ हाथियों पर बिठाकर गाने बाजे के साथ लाया करते थे। तो ऐसा ग्राम स्वराज्य ऑलरेडी भारत में स्थापित था, जिसे इतने सारे विदेशी लोग आए, आक्रमण किए, लेकिन कोई भी भारत के ग्राम स्वराज्य में पेनेट्रेट नहीं कर पाया। ग्राम स्वराज्य में पहली बार अंग्रेज पेनेट्रेट कर पाए और वो भी सेठ अमीर चंद के माध्यम से वो उसमें घुसे। और फिर उन्होंने टैक्सेशन के माध्यम से 60% टैक्सेशन, और फिर उसमें जो पहले वाटर सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने कहा कि साहब हमको टैक्सेशन जो है ना वो चांदी में और सोने के सिक्कों में चाहिए। तो दैट फार्मर्स वेयर फोर्स टू सेल देयर कमोडिटी। तो they could very successfully destroy everything and they could looted the country by intruding into it. So by the taxation also, फिर उन्होंने जो है सोने का सिक्का और उसका जो है ना 1:10 का रेशियो लाए। फिर उसमें 35% जो है ना गोल्ड को अडल्ट्रेट किया। फिर गोल्ड को जो है ना वहाँ से बिना गोल्ड के ही जो है ना उन्होंने नोट छापने चालू कर दिए। और एक प्राइवेट कंपनी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, इट वाज ए प्राइवेट कंपनी। तो आई मीन एक बड़े लूटने खसूटने का एक बड़ा एक इतिहास था। और इंडिया के जब इंडिपेंडेंस में देयर वेर लॉट मैनी फोर्सेस जो इस बात के बड़े कंसीडर थे। और हमारे सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद फौज भी, आज़ाद हिंद बैंक भी और आज़ाद हिंद करेंसी भी जो है लॉन्च की हुई थी। भारत की जो है आज़ाद हिंद जो रुपया था, दैट करेंसी, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द 14 कंट्रीज। और आज़ाद हिंद फौज का रुपया 1 रुपया वाज इक्विवेलेंट टू 1 गोल्ड कॉइन। तो हम जो है एकदम एक रॉन्ग ट्रैक पे आ गए और कुछ नेताओं ने अंग्रेज़ों से साठगांठ की और उस साठगांठ के तहत अपने हित में सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और अपने देशवासियों को मूर्ख बनाया, उन्हें सही तथ्यों को बताया ही नहीं। इस अतुल जी, इस बात से आप कहाँ तक राय इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात से सहमत हूं कि अंग्रेजों ने, मोटा मोटी सहमत हूं, पर मैं ये नहीं मानता कि दिल्ली सल्तनत ने विलेज को, आपके ग्राम को प्रभाव नहीं डाल पाया। देखिए, मुसलमान गांव बसे, जमीनें छीन ली,
आज के दिन भी उत्तर प्रदेश में जितने आम के अच्छे उन्होंने वो बार्टर सिस्टम और इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, उन्होंने वो नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब बिल्कुल सहमत हूं, बाकी बाकी लोगों ने संपत्ति का हरण किया होगा, शोषण किया होगा, लेकिन दे कुड नॉट इंट्रूड इनटू द सिस्टम। देखिए ये बात सच भी है और नहीं भी है, क्योंकि इसलिए पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि आपके जो ग्राम थे वो डिफेंसिव थे, वो डरे रहते थे कि कोई भी आ जाएगा लूटने कभी भी। और उन जो थर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू दिल्ली सल्तनत का था, पहला था खराज लैंड टैक्स, दूसरा था जजिया और तीसरा था स्लेव ट्रेड। उठा लेते थे वो लड़के लड़कियों को, दोनों को दमास्कस में बेचते थे,